प्रिय दोस्तों, मैं कमांडर सुधीर कुमार अपने YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया के माध्यम से आपके सामने रूबरू हो रहा हूं और मैं बताना चाहूंगा कि अभी 3-4 रोज पहले पटना में अपोजिशन पार्टीज का एक साथ मिलके एक वहां पर एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो उसी में सभी सम्मिलित होकर अपनी राय प्रकट कर रहे थे और एक अपोजिशन की यूनिटी के लिए उन्होंने प्रयास किया। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हुए, उनका एजेंडा क्या था और उनका योगदान भारतवर्ष के लिए क्या है और वो किस तरीके से जो है वो मोदी जी को हराना चाहते हैं 2024 में। इन सभी विषयों पर मैं एक के बाद एक चर्चा करूंगा, लेकिन पहले मैं बताना चाहूंगा कि एक तरफ यूएसए में जब व्हाइट हाउस पे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्टेट गेस्ट का ऑनर मिल रहा था और उन्हें मौका मिल रहा था सिर्फ चौथे ऐसे बड़े लीडर विश्व के जो जिन्हें यूएस कांग्रेस को एड्रेस करने का 2 या उससे अधिक बार एड्रेस करने का मौका मिला। इन सभी चीज़ों के साथ साथ अब आप आइए कि विपक्ष क्या कर रहा था पटना में और कौन कौन लोग उसमें शामिल हुए। विपक्ष की इस जो एक तरीके से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या एक तरीके से गोष्ठी थी या एक तरीके से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर विचार विमर्श था। तो आप इस वीडियो को आप अंत तक सुनिए, इसमें काफ़ी पर्दे एक के बाद एक हटाते हैं मैं जाऊंगा और आपको बताऊंगा कौन विपक्ष कितने पानी में है और वो क्या चाह रहा है, उसका एजेंडा क्या है और उसकी किस तरीके से वो 2024 में क्या उसकी मंशा है और वो क्या करना चाह रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए इस विपक्ष में थे वो जम्मू और कश्मीर से मुफ्ती मोहम्मद सैयद एंड फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, फिर अरविंद केजरीवाल जो पंजाब और दिल्ली से आते हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ साथ फिर कांग्रेस राहुल गांधी जी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे कांग्रेस की सभी स्टेट्स रूल्ड स्टेट्स को और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे एक तरीके से जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट थी कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे। बंगाल से ममता दीदी थी और महाराष्ट्र से वो शरद पवार और उनकी बेटी सूले और उद्धव ठाकरे और उनके बेटे वहाँ पर थे और इसी तरीके से बिहार से लालू यादव और उनके बेटे मौजूद थे और नीतीश कुमार जी थे और आपके फिर स्टॉलिन फ्रॉम तमिलनाडु, वो तमिलनाडु से अपनी पार्टी को पूरी पार्टी को जो है ना वो डीएमके को रिप्रेजेंट कर रहे थे और केसीआर का भी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर था। तो इस तरीके से 17 से 18 पार्टी का गठजोड़ जो है ना इसमें शुरू हुआ और यदि मैं अब आपको एक के बाद एक के बारे में बताऊं अपोजिशन के कि निसंदेह यदि आप देखें जितने भी अपोजिशन के लोग हैं वो किसी ना किसी करप्शन केसेस में ऑलरेडी उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं पीएमएलए के अंडर में, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। करप्शन के केसेस उनके खिलाफ चल रहे हैं, आय से अधिक संपत्ति रखने के केस उन पर चल रहे हैं और इनके यदि आप देखें तो फारूक अब्दुल्ला के बारे में सभी को पता है कि फारूक अब्दुल्ला ने जितना पैसा कमाया जम्मू एंड कश्मीर में या उनकी फैमिली ने, तो आज उनके एसेट वो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में भी नहीं है बल्कि बाहर जो है वो पेरिस में, लंदन में और पता नहीं कहाँ कहाँ उनके हैं, उनके ओरशार्ड्स हैं और जितना भी ट्रेड जम्मू कश्मीर से होता था उसमें उनके। इसी तरीके से मुफ्ती मोहम्मद सैयद के जो महबूबा मुफ्ती हैं उनके भी इसी तरीके से आय से बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है और किस तरीके से उन्होंने प्रॉपर्टी को बनाया ये सभी को विदित है। अब आइए अरविंद केजरीवाल जी के पास में। अरविंद केजरीवाल जी के जो 2 सबसे बड़े मिनिस्टर थे जो एक तरीके से उन्होंने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ना रखते हुए, जो मिनिस्टर सत्येंद्र जैन सभी को पता है कि वो 2 साल से ऊपर जो है ना वो तिहाड़ जेल में काट रहे हैं और उनकी जमानत भी अभी तक नहीं हुई है। उसके बाद जो उनके दूसरे परफॉर्मेंट मिनिस्टर थे और बताते हैं कि उन्होंने एजुकेशन में काफ़ी काम किया, लेकिन जो शराब नीति थी दिल्ली में उसमें पता है आपको कि
मनीष सिसोदिया भी पिछले 5-6 महीने से वो तिहाड़ जेल के अंदर हैं और उनको भी जमानत नहीं मिल रही है। तो ये क्रेडेंशियल्स मैं आपको अपोजिशन के बता रहा हूँ। तो अरविंद केजरीवाल या उनके और मिनिस्टर या वो कौन जेल में जाएंगे ये भी देखा जाएगा, क्योंकि शराब का जितना बड़ा घोटाला हुआ है वो बगैर मुख्यमंत्री की इजाज़त के नहीं हो सकता। और शराब घोटाले में ही केसीआर की जो बेटी है तेलंगाना से, वो भी उसमें एक बार उनको ईडी का नोटिस शायद 1 या 2 बार हो चुका है, उनसे भी जांच शुरू हो चुकी है। तो वो भी ऐसा लगता है कि उसमें सम्मिलित पाई जा रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये दिन दूर नहीं है कि शायद उनको भी जेल जाना पड़े। इसी तरीके से अब आप देखिए ममता दीदी के जो मिनिस्टर हैं, जिस तरीके से वो जॉब स्कैम हुआ है और जिसमें 200-300 करोड़ कैश और जिस तरीके से चांदी सोना जेवरात वहाँ पर उनके मिनिस्टर्स के घर पर उनके जानकारों के पास में, और जिस तरीके से खान में सम्मिलित जो खान घोटाला है बंगाल का, वेस्ट बंगाल का, जिसमें उनके भतीजे भी उसमें इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। तो ये चिट्ठा है ममता जी का। लालू यादव की तो कोई बात ही नहीं है, सबको पता है कि 4-5 कोर्ट से चारा घोटाले में किस तरीके से उनका कन्विक्शन हो चुका है। और अब रेलवे में जॉब के अगेंस्ट में जो जमीन का घोटाला है उसमें उनकी जांच चल रही है और उसमें उनके सभी परिवार के सदस्य सम्मिलित हैं। तो ये है लालू यादव के परिवार की कहानी। इसी तरीके से हमारे नीतीश जी, जिन्होंने अभी अभी जब वो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो उन्होंने एक आईएएस के मर्डरर को किस तरीके से छुटवाया और किस तरीके से उनके राज में एक पुल के बाद दूसरे पुल टूटे, किस तरीके से घोटालों में सम्मिलित है, ये बिल्कुल जल्दी आपके सामने आ जाएगा। इसी तरीके से यदि आप मुलायम सिंह यादव या उनकी फैमिली या उनके बेटे को देखें तो आप पाएंगे कि ये जो डायनेस्टिक पार्टी है, जो परिवारवादी पार्टी है, वो किस तरीके से अपने परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ा रही है। ये श्रृंखला शुरू होती जम्मू कश्मीर से बिहार में, सभी को पता है कि लालू यादव की पार्टी के कितने लोग एमएलए, कितने मिनिस्टर और किस तरीके से उनको जो राज्यसभा में और लोकसभा में एमपी की सीट पर लाया गया। इसी तरीके से आपने देखा है कि मेरे ख्याल से हर एक रिश्तेदार, हर एक फैमिली के मेंबर को मुलायम सिंह यादव ने भी उनको आगे बढ़ाया, उनको एमएलए, मिनिस्टर, एमपी और राज्यसभा में वो लेके आए। और सभी को पता है कि सफाई विलेज में जो जिस तरीके से सफाई विलेज में जो मुलायम सिंह यादव का जो बर्थडे सेलिब्रेट होता था, उसमें कैसे 100, 150, 200 करोड़ को किस तरीके से पानी की तरह से टैक्स पेयर के मनी को बहाया जाता था। और आपको पता है जब मुख्यमंत्री निवास को अखिलेश जी खाली कर कर गए लखनऊ में, तो आपको पता है उन्होंने उसकी क्या हालत करी। ये आप सभी को सर्वविदित है और ये सभी समाचार पत्रों में और टीवी डिबेट में काफ़ी बार डिस्कशन हो चुका है। अब आइए स्टालिन फैमिली डीएमके में आपको सभी पता है कि ये राजा और उनके जो मिनिस्टर जो उनकी फैमिली से रहे हैं या उनका जो टीवी चैनल या और दूसरे हैं, किस तरीके से डीएमके के लोग सम्मिलित रहे हैं। और अभी अभी एक घोटाला जो और अवतरित हुआ है जहां पर वो डीएमके के जो चीफ मिनिस्टर हैं स्टालिन, वो अपने एक मिनिस्टर का किस तरीके से बचाव कर रहे हैं जिसके घर पर छापा लगा। तो इन सभी चीज़ों को पता है कि वो भी इसमें किस तरीके से कितना उन्होंने घोटाला किया हुआ है। उद्धव ठाकरे जी का सभी को पता है कि पुत्र मोह उन्हें कितना प्यारा है और पुत्र मोह ने उनकी क्या हालत करी है, ये सबको विदित है। अब आइए शरद पवार जी पे। शरद पवार जी का जो है वो वोरा रिपोर्ट, एनएन वोरा रिपोर्ट जो है, उसमें मेरे ख्याल से खुलासा होना चाहिए। अब टाइम आ गया है, वो सभी पूरे देश को पता चलना चाहिए कि किस तरीके से, और उनके टाइम के जो घोटाले हैं वो बहुत ही बड़े घोटाले हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। तेलगी के टाइम पे जो स्टैम्प पेपर का घोटाला हुआ या और जो घोटाले महाराष्ट्र में हुए, उसमें उन सभी का, और जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो एक तरीके से जो वहाँ पर बॉम्ब कांड हुआ था और उसमें जो दाऊद इब्राहिम किस तरीके से भागे, इन सभी की जांच जो है बहुत ही जरूरी है अब इस परिप्रेक्ष्य में। अब आइए, अब अपोजिशन के कौन लोग बचे हैं अपोजिशन के। अब आइए डी राजा जो हैं, कहने सुनने में आता है कि जब टुकड़े टुकड़े गैंग जो वो
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रही थी, तो एक बार एक वीडियो क्लिपिंग उनकी बेटी की भी आई। और सीताराम येचुरी का तो आपको पता है कि सीताराम येचुरी एक तरीके से लेफ्टिस्ट माइंडसेट, जो बेपेंदी का लोटा है, वो उस तरीके से आजकल हमारे कम्युनिस्ट भाई रह गए हैं ना। एक केरला को छोड़कर उनका कहीं पे वो नहीं है। लेकिन केरला में यदि देखें तो उनके जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो किस तरीके से गोल्ड स्मगलिंग के घोटाले में इन्वॉल्व हैं। अब आप देखिए, क्या कोई बचा है, कोई विपक्ष का ऐसा नेता जो बचा हो, वो चाहे हम छत्तीसगढ़ से लें, चाहे हम झारखंड से लें। आपको तो पता है सोरेन के जो आईएएस ऑफिसर वहाँ पे थे और मिनिस्टर किस तरीके से वो इन्वॉल्व थे, जिनके घर पर छापा मारकर जो है वो हजारों करोड़ रुपए जो है ना वो वहाँ से निकले हैं। तो इस तरीके से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अपोजिशन के जितने भी लीडर इसमें इकट्ठे हुए पटना में, वो कहीं ना कहीं घोटालों में लिप्त रहे हैं। कांग्रेस के घोटाले तो बहुत ही बड़े हैं, यदि कांग्रेस के घोटाले यदि आपको गिनाए तो। इसलिए जो जिन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर गवर्नमेंट चलाई है, वो भी इन सभी घोटालों के बराबर के जिम्मेदार हैं। चाहे वो 2G घोटाला हो, या कोल स्कैम हो, या कॉमनवेल्थ गेम का हो, या वो वेस्टर्न हेलीकॉप्टर का हो, या अंतरिक्ष का घोटाला हो, तो कांग्रेस के इतने। और फिर सबसे बड़ा घोटाला था बैंक लोन, जो UPA 1 और UPA 2 में दिए गए। वो जो फोन से जो टॉप लीडरशिप कांग्रेस की फोन करती थी, वो सभी को विदित है। अब उनकी जांच होनी चाहिए। और ये जांच जो है ना, वो अब जांच ही नहीं होनी चाहिए, अब एक बहुत ही सख्त कानून बनाकर ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जिस तरीके से MP और MLA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने PLI के अगेंस्ट में जो एक डिसीजन दिया और जो एक निर्णय दिया कि MLA और MP के खिलाफ किसी भी कोर्ट में जो कार्रवाई है उसमें 1 साल से कम समय लगेगा। तो अब समय आया है कि एक बहुत ही कठोर कानून बनाना चाहिए कि किसी भी इकोनॉमिक क्राइम का, या बैंक के फ्रॉड का, या करप्शन के जो केसेस हैं PMLA के अंडर में, या ED के भी जो केसेस हैं, वो सभी तरह के करप्शन के केसेस, ब्लैक मनी के केसेस, बेनामी संपत्ति के केसेस, वो सभी एक स्ट्रिक्ट लॉ के अंदर आए। और उसी तरीके से हर एक कोर्ट में 1 साल से ज़्यादा उसको समय नहीं लगना चाहिए। मैं तो गुजारिश ये करूँगा कि इसको टॉप प्रायोरिटी देते हुए यदि करप्शन को दूर करना है, तो मेरे ख्याल से हर एक कोर्ट में सिर्फ 6 महीने का समय उसमें देना चाहिए। पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस चार्टर और एक सख्त कानून अब जो है ना IPC में आना चाहिए भ्रष्टाचार से निपटने के लिए। और वो होना चाहिए कि FIR के बाद 1 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो, और 1 महीने के बाद में जो है ना एक कोर्ट में वो सिर्फ 6 महीने लगने चाहिए केस को डिसाइड करने में। यदि ऐसा मुश्किल है किसी वजह से, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर होना चाहिए। पर मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं है। जब डिसीजन लिए जाते हैं तो कोर्ट डबल शिफ्ट में चल सकती हैं, वो सैटरडे, संडे और हॉलीडेज को चल सकती हैं, और इनका जो है ना स्टैंड बाई अरेंजमेंट हो सकता है। और ये सभी फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है ना साथ में चलें, और सभी जितने भी केसेस हैं पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन पार्टीज़ के, या बड़े जो घोटाले हैं NPA के टाइम में, जो लोग NPA में इन्वॉल्व थे, NPA को कोज करने के लिए, जिन्होंने बैंक को डुबाने की तैयारी कर ली थी, या जिन्होंने फेक करेंसी को प्रिंट कराया, या डेलारू कंपनी की सहायता करी, उन सभी को, चाहे उसमें चिदम्बरम हो, या अरविंद मायाराम हो, या और कोई भी जो इन सभी घोटालों में इन्वॉल्व है, अब समय आ गया है। ये नेशनल हेराल्ड हो या कोई भी, या किसी भी तरीके से ऐसे कानून भी बनने चाहिए सख्त कि कोई भी नेता भारतवर्ष का, वो बाहर जाकर वो भारत की डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, भारत के अगेंस्ट, भारत के इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट, यदि किसी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में, या किसी ऐसे जिन्होंने भारत के खिलाफ जासूसी करी हो, चाहे उसमें मिस्टर रघुवंशी हैं, कोई भी हो, इन सभी के खिलाफ एक ऐसा सख्त कानून जल्दी से जल्दी आना चाहिए। और मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से और अमित शाह जी से
और लॉ मिनिस्टर जो हैं उनसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि समय आ गया है कि हम सिर्फ घोटाले गिनवाएं नहीं, अब एक जो है ना सख्त एक्शन, टाइमली एक्शन होना चाहिए। और एक ये भी बहुत ज़रूरी है कि पैरोल पर छुटकर ना आए। जो नेता इन चीज़ों में लिप्त हैं वो अपना सरकारी अस्पतालों से हटाकर जो है ना वो 5 स्टार प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं, फिर वहाँ से वो पैरोल लेते हैं। तो इसका भी होना चाहिए कि उनका इलाज सिर्फ जेल की जेलों में होना चाहिए, और यदि किसी ऐसे हॉस्पिटल में इलाज होता है तो वहाँ पे भी बहुत ही सख्त संहिता उनके लिए होनी चाहिए। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि जो स्थिति आज भारतवर्ष में भ्रष्टाचार की है, और जिस तरीके से इंडिपेंडेंस के बाद में जो पॉलिटिकल लीडर्स या हमारी ब्यूरोक्रेसी जो भ्रष्टाचार में लिप्त रही है, यदि उनके खिलाफ हमें करना है तो वो हमें सिंगापुर की तरह से करना पड़ेगा। वंस अपॉन ए टाइम सिंगापुर भी बहुत ही करप्ट नेशन था, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कार्य किया और सभी लोगों को जेल में डाला, कानून सख्त कानून बनाकर, तो उसी तरीके के कानून की, उसी तरीके की आईपीसी की, उसी तरीके से पुलिस चार्टर, उसी तरीके से पुलिस रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स, ये बहुत ही ज़रूरी आने अब ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो है ना यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, और यूसीसी की जगह जो है ना आईसीसी, दैट इज इंडियन सिविल कोड कुड बी ब्रॉट इन, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल वो सेपरेटली लाया जाएगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी मुद्दे हैं जहाँ पर सरकार को अब जो है ना इन पर बहुत ही सख्त और बड़ी ही तेज़ी से कार्रवाई करनी चाहिए। और ये कार्रवाई तभी हो सकती है जब बहुत तेज़ी से ऐसे कानून बने जिसमें जो है ना वो उनका ट्रायल बहुत तेज़ी से हो सके, और वो एक तरीके से अपने जो एक तरीके से जो उन्होंने कानून का जो मजाक उड़ाया है, जो भारतवर्ष के लोगों को उन्होंने एक तरीके से ठगा है, हमारे बैंकिंग सिस्टम को ठगा है, या कोई भी फ्रॉड किया है, उसमें उनको जल्दी से जल्दी सजा मिल सके। मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतवर्ष गरीब क्यों रहा। यदि आप देखेंगे कि 1950 में जो हमारा जीडीपी था, जो हमारा इनकम था, वो मुश्किल से 1991 तक मुश्किल से बढ़ा, चाहे आप जीडीपी देखें या पर कैपिटा इनकम देखें। और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1950-55 में या 1956 में जो हमारा वर्ल्ड के जीडीपी में एक शेयर था 18%, मतलब ये था कि यदि $1 में तो हमारा हमारा जो है वो कुल हिस्सा था 18 सेंट। तो अब वो घटकर 1991 में 6% रह गया था, मतलब $1 में सिर्फ 6 सेंट। और उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी और किस तरीके से हमारी जीडीपी और पर कैपिटा इनकम 2014 से 2023 तक बढ़ी है, किस तरीके से हमारे देश की मान और प्रतिष्ठा बढ़ी है। तो क्या आप ये चाहेंगे कि ये सारी अपोजिशन पार्टी जिनका एक ही मकसद है सिर्फ मोदी जी को हराना, मोदी जी के खिलाफ किसी भी तरीके से एक नैरेटिव चलाना, झूठ का नैरेटिव चलाना, उसमें विदेशी ताकतों का भी साथ लेना, जैसे सोरोस हैं, या अब बराक ओबामा भी उस लीग में जुड़ गए हैं, क्योंकि वो भी एक पेड रोल पर आ गए हैं जॉर्ज सोरोस के। और ये काफ़ी संगठन जो यूएसए में और दूसरे देशों में भी काम कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान के साथ भी हैं। और आपको याद होगा कि ओबामा के टाइम में ही सबसे बड़ा जो सप्लाई चेन अमेरिका से निकाल कर चाइना को दिया गया, तो चाइना भी एक हमारा जो है ना दुश्मन देश है, और उसके साथ भी उसके राजदूतों से इंडिया में, और जिस तरीके से जो सीसीपी के साथ में जो कांग्रेस ने एक एमओयू साइन किया था चाइना में 2008 में, ये सभी ऐसे मुद्दे हैं कि विपक्ष का और कोई आधार नहीं है। वो दोबारा से भारतवर्ष में अपना जो है ना राज कायम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उसी तरीके से जिस तरीके से 2014 से पहले उन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए, देश को लूटा, वो इसी तरीके से अनवर्थ करते रहें। मेरी गुजारिश ये है कि आप नेशनल सभी अपोजिशन के लीडर्स की नहीं, पूरे इंडिया में सभी की प्रॉपर्टी को
आधार से आप लिंक करिए बहुत ही जल्दी। आधार कार्ड, पैन कार्ड दोनों लिंक हो चुके हैं, वो अकाउंट से लिंक हो चुके हैं। यदि प्रॉपर्टी को आपने आधार कार्ड से लिंक कर दिया और उसमें एक सख्त कानून बना दिया, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि कांग्रेस और विपक्ष के लीडर्स की करोड़ों करोड़ों, हजारों करोड़, लाखों करोड़ों की जो प्रॉपर्टी है, वो एकदम से आपको पता चलेगा कि यदि ये आपने जो बेनामी प्रॉपर्टी है, जो ब्लैक मनी से खरीदी हुई प्रॉपर्टी है, यदि आपने उसको कानून के दायरे में, यदि उस प्रॉपर्टी को आपने कनेक्ट कर दिया आधार कार्ड से, तो मेरे ख्याल से भारत की जीडीपी इंस्टेंटली वो जो है 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स हो जाएगी। तो ये बहुत ही जरूरी है। इसी तरीके से यदि जो भी जो भ्रष्टाचार के कानून हैं, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट से यदि आप जल्दी ट्राई कराएंगे और एक सीमा रखकर, लेट्स कीप ए रिकॉर्ड टाइम कि हर एक कोर्ट में 6 महीने के अंदर ही सारे करप्शन के केसेस पीएमएलए के अंदर, और जो ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है बेनामी प्रॉपर्टी या आय से अधिक जो संपत्ति है उसका, उन सभी को यदि हम 6 महीने में समाप्त करने का घोषणा करें और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, तो मेरे ख्याल से क्राइम, करप्शन, ये सब भारत से दूर हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि कैसे लाखों करोड़ों की संपत्ति जो हमारे अपोजिशन के लीडर्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट में जिनकी डायनेस्ट पॉलिसी चली है, या कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस का तो आपको पता चलेगा कि उनका जो घोटाला इतना व्याप्त है कि यदि घोटाले नहीं होते इंडिपेंडेंट इंडिया में, तो आज हमारी इकोनॉमी, आज हमारी जीडीपी जो चाइना के साथ पैरेलल रन करती, मतलब ये है मेरा कहने का कि 16 से 18 यूएस ट्रिलियन डॉलर की होती, लेकिन आज हम 3.5, 3.75 यूएस ट्रिलियन डॉलर पर बैठे हुए हैं क्योंकि ये घोटाले हुए। तो इस तरीके से कांग्रेस के राज ने 67 ईयर्स का जो राज रहा 2014 से पहले, उसने भारतवर्ष को पीछे धकेल दिया। भारतवर्ष में गरीबी उन्मूलन के नाम पर सिर्फ उन्होंने घोटाले किए, डिफेंस की प्रोडक्शन लाइन को समाप्त कर दिया, और इन सभी यदि घोटालों की कीमत लगाएं तो वो घोटालों की कीमत बैठती है कम से कम 12 से 14 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों और मेरे भारतवासियों, मैं आपको जगाना चाहता हूं कि कितना बड़ा ये करप्शन जो है वो 67 सालों में चला, किस तरीके से 2014 से पहले जो है ना करप्शन किस लेवल तक पहुंचा। तो आज जरूरत है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे गृह मंत्री जी को, कानून मंत्री जी को और सारी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स को एक साथ जुड़कर यदि भारतवर्ष को आगे बढ़ाना है, सेल्फ रिलायंट नेशन बनाना है, एक डेवलप्ड नेशन बनाना है, तो बिल्कुल जो आज मोदी जी ने एक बार फिर दोबारा से जो ललकार करी है मध्य प्रदेश से, तो मेरा यही अनुरोध है उनसे कि जल्दी से जल्दी सख्त कानून बनाए जाए। यदि आप सख्त कानून नहीं बनाएंगे तो आपको पता है कि पीसी चिदम्बरम को 89 टाइम जो है ना वो बेल मिल चुकी है, उनके बेटे को और उनकी पत्नी को उनकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट होने के बाद भी किस तरीके से प्रॉपर्टी होगी है। लालू यादव का कन्विक्शन कितने दिनों के बारे में बार हुआ है, और इसी तरीके से आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में जो एमएलए और एमपी थे जो क्रिमिनल एक्ट में थे, जब उन्होंने कानून पास किया कि 1 साल से पहले उनका केस कोर्ट में समाप्त होना चाहिए, तो आज ये विदित है कि 200 से ज़्यादा लोग जो हैं उसमें, चाहे फॉर्मर एमएलए और एमपी ज़्यादा हैं, वो अपनी सदस्यता खो चुके हैं। तो मेरा यही अनुरोध है कि अब इस भ्रष्टाचार उन्मूलन को हमें बहुत ही सख्त तरीके से लाना पड़ेगा और कानूनों में चेंज करना पड़ेगा, तभी हमारे देश में स्वराज आ सकता है, राम राज्य आ सकता है, और वो बिल्कुल जरूर आएगा। मोदी जी, आपने जो रात दिन मेहनत करी है, जिस तरीके से आपने जो एक अनप्रेसिडेंटेड रिफॉर्म्स करे हैं, जो एक रिवोल्यूशनरी, जो हमारा जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी ने स्ट्रेंथन किया है और जिस तरीके से प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी को आप लाए हैं, तो इन सभी को जुड़ने के साथ साथ आपको ये एक्शन, ये कदम बहुत सख्ती के साथ में लेना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से आप लेंगे।
धन्यवाद। जय हिंद।